क्या कहा? माँ बाथरूम में फिसल गईं और उन्हें चोट आई है? उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? राजेश ने हैरानी से कहा। फोन की दूसरी तरफ घर में काम करने वाली माया थी, जो उसे सूचना दे रही थी। राजेश का सारा मूड खराब हो गया। अब तो समाचार लेने अस्पताल जाना पड़ेगा। एक ही तो संडे मिलता है, वो भी आज खराब हो जाएगा। वो मन ही मन बुदबुदाया। तभी पत्नी संगीता कहती है, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से मूवी का प्लान बना है और तुम्हारी माँ को भी आज ही बाथरूम में गिरना था। अब इनकी ही सेवा में ज़िंदगी गुजार दें या अपनी ज़िंदगी भी देखें। अभी पिछले महीने आपके पिताजी को कुत्ते ने काट लिया था। उनके लिए भी 2 संडे बर्बाद हो गए। अब ये नया कांड हो गया। तुम्हारी माँ और पिताजी चाहते ही नहीं हैं कि मैं खुश रहूं या चैन से जी लूं। फिर विनोद भैया का कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? वो तो मज़े से विदेश में रहते हैं। हर बार भी आप ही जाओगे क्या? और वो पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई। राजेश भी परेशान हो गया था। उधर माँ और पिताजी की बीमारी और इधर पत्नी की इच्छाएं, दोनों के बीच में वो फंस कर रह गया था। उसने फ़ोन पर तबीयत पूछ ली और संगीता के साथ मूवी देखने चला गया। उधर कामना जी बिस्तर पर अपने बेटे के आने का इंतजार करती रहीं। कामना जी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर आ गई थी। अब उन्हें उठने की सख्त मना थी। उनका सारा काम बिस्तर पर ही होना था। उनके पति जगदीश जी उनकी सेवा में लगे हुए थे। वही उनका ध्यान रख रहे थे, पर अब उनकी भी उम्र हो गई थी। सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे। बड़ी मुश्किल से अपना काम कर लेते थे। वो खुश रहते थे क्योंकि कामना जी उनके साथ रहती थी और उनका पूरा ख्याल रखती थी। पर अब वो भी बिस्तर पर हैं। पत्नी के बीमार होने से वो टूट गए थे। यूँ तो घरेलू सहायिका माया थी, वो घर का काम काज कर लेती थी, पर उन्हें पत्नी का इस तरह बिस्तर पर रहना कचोट रहा था। मन कह रहा था कि कामना जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम सुबह शाम की सैर पर चलेंगे। कामना जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम मिलकर बगीचे की देखभाल करेंगे। और कामना जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम मिलकर ताश खेलेंगे। पर अब उनकी हर कदम की साथ ही बीमार पड़ गई थी। वो अस्पताल पहुँचे ही थे कि डॉक्टर ने कहा, इनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और अब इनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो रिकवरी में काफ़ी समय लग सकता है। हो सकता है ये ठीक हो जाएं और हो सकता है ये ठीक ना हो। सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और बस इनके मन में जीने की इच्छा होनी चाहिए। जगदीश जी सुन रहे थे। अभी उन्हें एक कांधे की ज़रूरत थी, जिस पर सिर रखकर वो तसल्ली से रो सके। राजेश ने तो बस फोन पर समाचार लेकर अपने फर्ज से मुक्ति पा ली और छोटा बेटा विनोद अपने परिवार समेत विदेश में बस गया था। कहने को 2 बेटे थे, पर बुढ़ापे के लिए कोई सहारा नहीं था। जब भी बेटों से खर्च मांगो तो वह महंगाई और बड़े शहरों के खर्चों का रोने लगते थे। सारा रोना उनके ही सामने रोते थे। वैसे उनके घूमने फिरने और पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनकी एक अच्छी नौकरी थी और घर भी शानदार था। पर ये अलग बात थी कि उसमें बूढ़े माँ पिताजी के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए जगदीश जी ने भी अब कहना छोड़ दिया था। वो पेंशन में ही जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। 1 सप्ताह अस्पताल में बिताने के बाद डॉक्टर ने छुट्टी तो कर दी, पर घर आकर भी कामना जी बिस्तर पर ही थीं। सामने बीमार पत्नी को देखकर उनकी आंखें नम होते चली गई। पानी पानी कामना जी ने आवाज़ लगाई तो जगदीश जी ने 2 घूंट उनके मुंह में डाल दिया। बच्चे नहीं आए? मेरे बच्चों को बुला दो। अपनी बीमार माँ से मिलने भी नहीं आए? और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रोती हो? बच्चे आ जाएंगे। उन्होंने झूठी दिलासा दी। कब आएंगे? कितने दिन हो गए? विनोद तो मेरा लाडला है, वो भी नहीं आया। और राजेश तो पास में ही है, वो भी नहीं आया। मुझे अपने बच्चों से मिलना है। वो जिद करने लगी तो जगदीश जी ने फिर से राजेश को फ़ोन लगाया। पिताजी, मैं इस सप्ताह भी बहुत व्यस्त हूँ, तो आ नहीं सकूँगा, पर अगले सप्ताह आने की कोशिश करूँगा। और फ़ोन रख दिया। अपनी माँ के समाचार भी नहीं पूछे कि वो कैसी है।
और किस तरह जी रही हैं। उन्होंने फिर छोटे बेटे को फ़ोन लगाया। पिताजी, मैं आपके बगल में ही तो नहीं रहता हूँ। अब विदेश से भारत आने में समय तो लगता है और एकदम से आया भी नहीं जाता है। कुछ तो समय लगता है। जैसे ही समय मिलेगा आ जाऊँगा। बेटा, वो तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब वो ज़्यादा दिनों तक। पर विनोद पूरी बात सुने बिना फ़ोन रख चुका था। जगदीश जी ने ठंडी आहें भरी और फ़ोन रख दिया। कामना जी गहरी नींद में जा चुकी थी। इतनी दवाइयाँ लेती थी कि वो ज़्यादा जगी नहीं रहती थी। थोड़ी देर में होश आती थी, फिर से सो जाती थी। जगदीश जी को लग रहा था बस किसी भी तरह से वो पहले वाली कामना उठ जाए, जो एक क्षण भी बैठती नहीं थी। दिन भर बच्चों के पीछे भागती दौड़ती, काम करने के पूरे घर को संभाल रखा था। काम में इतनी चतुर थी कि चुटकियों में काम निपटा देती थी। साथ ही खाना बनाने की शौकीन थी। बच्चों के कहते ही उनकी फरमाइशें पूरी कर देती थी। बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर मैदान में उनके साथ सभी खेल खेला करती थी। क्रिकेट की तो ज़बरदस्त शौकीन थी। कामना ने अपने पति की सीमित आय में संतुलन बनाकर दोनों बच्चों की परवरिश की और उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए। उन्हीं की बदौलत वो दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। सदा माँ के आगे पीछे रहने वाले बेटे अब बड़े हो गए थे और अपना परिवार बसा चुके थे। अब उन्हें माँ की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद सक्षम और आत्मनिर्भर जो हो गए थे। माँ पिता का त्याग बलिदान भुलाने में बच्चों को एक क्षण भी नहीं लगता है। झट से भूल जाते थे और आगे बढ़ जाते हैं। एक सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद 15 दिनों तक कामना जी घर पर रहीं। उनकी नज़रें दरवाजे पर लगी रहती थी कि काश उनके बच्चे किसी तरह तो आ जाएं। और एक सुबह जब जगदीश जी नींद से जागे तो देखा कामना जी की आंखें खुली थी, पर वो हमेशा के लिए सो गई थी। वो जी भर कर रोना चाहते थे, टूटना और बिखरना चाहते थे, पर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और दोनों बेटों को फ़ोन करके बताया। अगले दिन तक दोनों बेटे पहुंच गए। पंडित जी आ गए थे। उन्होंने सारे क्रियाक्रम के सामान की लिस्ट दे दी और सामान मंगवा लिया। कामना जी की अर्थी को सजाया गया। सुहागन की तरह उनके 16 श्रृंगार किए गए। जगदीश जी ने मांग भरी और उन्हें अंतिम विदाई दी। दोनों बेटों ने कांधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। वहाँ पर पंडित जी ने मुखाग्नि के लिए बड़े बेटे को आवाज़ लगाई, पर जगदीश जी ने बोल दिया, मैं खुद अपनी पत्नी को मुखाग्नि दूंगा। मेरा बड़ा बेटा तो मेरी पत्नी को जीते जी प्रतीक्षा की आग में जला बैठा है, इसलिए अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बेटों को कामना के अंतिम दर्शन करने दिए, वही बहुत है, और कांधा देने दिया। बस अब इन दोनों बेटों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। राजेश और विनोद देखते रह गए कि आखिर पिताजी ये क्या कह रहे हैं। रिश्तेदारों ने भी समझाया कि अब आप अकेले हो और दोनों बेटों का ही सहारा है, तो इन्हें इनका फर्ज पूरा करने दो। कौन सा फर्ज? क्या महीने भर से बीमार पड़ी माँ की सेवा करने का इनका कोई फर्ज नहीं था? क्या केवल मुखाग्नि देने से ही बेटे के सभी फर्ज पूरे हो जाते हैं? अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरा करना भी इन बेटों का फर्ज नहीं था? जिस माँ ने इन्हें जन्म दिया, जिसकी वजह से ये लोग आज यहाँ खड़े हैं, क्या उस माँ का इतना भी अधिकार नहीं था कि वो मरने से पहले अपने बच्चों से मिल सके? बेचारी अपने बच्चों के लिए तरसती रही, लेकिन वीडियो कॉल पर बात करके ही इन दोनों बच्चों ने सारे फर्ज अदा कर दिए। वैसे भी मैंने इनकी माँ के निधन की इन्हें सूचना दी थी। उन्हें बुलाया नहीं था। जब बुलाया था तब तो ये आए नहीं थे, फिर अब आकर क्या कर लेंगे? इनकी माँ तो अब नहीं रही। जगदीश जी नहीं माने और उन्होंने ही अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी और देर तक वो अपनी पत्नी को देखते ही रहे, वहाँ से हिले तक नहीं। रिश्तेदार उन्हें समझा बुझाकर घर पर लाए। रात को सब रिश्तेदार और जान पहचान वाले घर पर बैठे थे। तभी एक ने कहा कि माँ की अस्थियां लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए छोटे बेटे बहू ही हरिद्वार जाते हैं, तो परसों के लिए विनोद और उसकी पत्नी
के जाने का टिकट बनवा लो। ये लोग कामना जी की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करके आ जाएंगे। तभी जगदीश जी बोले, माँ बाप की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने से अच्छा है कि जीते जी उनकी सेवा कर लें। कामना की अस्थियां गंगा जी में मैं ही प्रवाहित करूंगा, विनोद नहीं। जगदीश जी की बात सुनकर सभी चौंक गए। तो वो विनोद की ओर देखकर बोले, विनोद, तू तो अपनी माँ का लाडला था, घर का छोटा बेटा, अपनी माँ की आंखों का तारा था। अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर भी तेरा मन नहीं पिघला। वो मरते दम तक तड़पती रही, तरसती रही अपने बेटे को गले लगाने को, तेरे स्पर्श को, तुझे पर ममता लुटाने को। तू फिर भी नहीं आया। अरे जिस तरह उसके मरने के बाद दौड़ कर आया है, उसके जीते जी दौड़ कर आ जाता, उसके साथ कुछ समय बिता लेता, उसकी सेवा कर लेता, उसके मन की सुन लेता, तो वो कितनी खुश होती। मरने से पहले उसकी आत्मा तृप्त हो जाती, उसकी आत्मा को चैन मिल जाता। काश तू उसके जीते जी आ जाता। अब तू आया है तो तेरा आना और नहीं आना बराबर है। तू अभी नहीं भी आता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, कामना के जीते जी आ जाता तो शायद वो थोड़े दिन और जी लेती। क्या तू बचपन का सारा प्यार भूल गया? तू भूल गया जब तू बीमार होता था, तेरी माँ रात भर सिरहाने बैठी रहती थी, तेरी देखभाल करती थी। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। तेरे हर दुख में तेरी माँ तेरी छाँव बनकर रही। तेरे दुखी होने पर उसका चेहरा भी उदास हो जाता था। विदेश में क्या बस गया, अपने माँ और पिताजी को ही भूल गया। विदेश में तुझे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, पर माँ के आंचल की ममता कहीं नहीं मिलेंगी। कामना तुझे याद कर करके रोती रही। जब भी नींद खुलती तेरा ही नाम लेती। विनोद आ गया क्या? वो कोई उत्तर ना पाकर फिर निराश हो जाती थी। अपने कलेजे के टुकड़े को उसने विदेश तक जाने दिया, क्योंकि वो सिर्फ तेरी खुशी चाहती थी। बदले में उसे क्या मिला? इंतजार, और सिर्फ इंतजार। गंगा जी में माँ की अस्थियां प्रवाहित करने से एक बेटे के फर्ज पूरे नहीं होते हैं। विनोद एकदम चुप हो जाता है, बाकी रिश्तेदार भी कुछ नहीं कहते हैं। एक मौन सन्नाटा सा छा जाता है। जगदीश जी ने जैसे प्रण ही ले रखा हो कि जिस तरह उन्होंने अपने बड़े बेटे को मुखाग्नि नहीं देने दी, उसी तरह वो अपने छोटे बेटे को भी कामना की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित नहीं करने देंगे। राजेश और विनोद, तुम दोनों यहाँ रुकते हो तो तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी तुम्हारा अपना परिवार है, घर है, ऑफिस का काम है। तुम चाहो तो रुको, चाहो तो चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कामना तो ऐसे ही मुझे छोड़कर चली गई, जैसे कि वो बेऔलाद थी। अब मेरी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूँगा। तुम दोनों को तो मैं हम हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। दोनों भाइयों ने माफ़ी मांगी, पर जगदीश जी नहीं पिघले और तीसरे दिन कामना का अस्थिया कलश गंगा जी ने प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार चले गए। दोस्तों, माता पिता की सेवा करना है और जीते जी उन्हें खुश और संतुष्ट रखना ही हर संतान का फर्ज होता है। मरने के बाद के सारे क्रियाक्रम तो सामाजिक रीति हैं जो सब निभाते हैं। हमें माँ पिताजी के जीते जी ही उनके प्रति सभी फर्ज पूरे करने चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।